दोस्तों, महान पुरुषों ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कभी नहीं मिटता। इस बात को समझने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आया हूं। ये एक पंडित और यमदूत की कहानी है। सो कहानी को ध्यान से सुनिए, बहुत ही बढ़िया कहानी है। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए उसके गांव जा रहा था। उसका वो दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। दोस्त का गांव काफी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित अपनी ही धुन में चलता जा रहा था कि अचानक रास्ते में उसे एक और बंदा मिल गया। वो भी पंडित के साथ साथ चलने लग पड़ा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस बंदे से उसका नाम पूछा तो उस बंदे ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा, पर पंडित ने नाम के बारे में कुछ और पूछना जरूरी नहीं समझा। दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो महाकाल ने पंडित से कहा कि आप आगे चलो, मैं इस गांव में किसी को कोई संदेश देना है, मैं आपको आगे जाके मिलता हूं। पंडित ने कहा ठीक है। वो आगे की ओर चल पड़ा। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है। जैसे ही सांप ने उस व्यक्ति को काटा, ठीक थोड़ी ही देर बाद महाकाल नाम का वो व्यक्ति वापस पंडित के साथ आकर मिल गया। फिर दोनों जने चलते चलते दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहां रुकने का प्रबंध भी अच्छा लग रहा था। पंडित के दोस्त का गांव भी वहां से अभी दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा कि रात होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लगी है, इसीलिए हम यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं, सुबह आराम से आगे का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा कि ठीक है, वैसे भी मैं इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, आप खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने हैरानी से सोचा कि ये बंदा जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह का नुकसान जरूर हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। पर पंडित ने रात के वक्त महाकाल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाके फिर एक गांव आया और महाकाल ने फिर पंडित से कहा कि आप आगे चलते जाओ, मैं आगे जाके आपको मिलता हूं, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, तो वो काम निपटा के फिर आपको मिलूंगा। ये कहकर महाकाल जाने लगा, पर इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब वो कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वो मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल फिर से उस पंडित के पास पहुंच गया, पर इस बार पंडित से सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तू जिस भी गांव में जाता है वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, क्या तू मुझे बता सकता है कि ये ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने जवाब दिया कि पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी जान पड़ते थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, पर आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा कि मैं समझ तो गया हूं, पर मेरे मन में कुछ शंका है, अगर तू आप ही अपने बारे में बता दे तो मेरे लिए आसानी होगी। तो महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरता हूं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात का शक था, फिर भी महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित घबरा गया। पर फिर भी हिम्मत करके उसने पूछा कि अगर ऐसी बात है कि आप सचमुच यमदूत हो तो बताओ अगली मौत किसकी है? यमदूत ने कहा कि अगली मौत आपके उसी दोस्त की है जिससे आप मिलने जा रहे हो, और उसकी मौत का कारण भी आप ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम गया और सोचों में पड़ गया कि अगर सचमुच ये महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सच होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे करीबी दोस्त की मौत हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने दोस्त से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मौत का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा कि आप जो सोच रहे हो वो सब मुझे पता है, पर आपके अपने दोस्त से मिलने न जाने से नियति ही नहीं बदल जाएगी। आपके दोस्त की मौत निश्चित है और वो अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात भी जान ली थी, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि ये महाकाल सचमुच में यमदूत है, इसीलिए वो अपने मित्र की मौत का कारण न बने, वो एकदम पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित मुड़ा, उसे अपना दोस्त तेजी से अपनी ओर आता दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। अपने दोस्त के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका दोस्त पिछले गांव से ही उसके पीछे पीछे आ रहा है, पर वो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए ना तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। पर जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मौत हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ। महाकाल ने पंडित के मन की बात समझ ली और बोला कि आपका दोस्त पिछले गांव से ही आपके पीछे पीछे आ रहा था, पर वो अपाहिज और गूंगा होने के कारण आपके तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगा के आपके तक पहुंचने की कोशिश की, पर बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए दिल के दौरे के कारण आपके दोस्त की मौत हो गई, क्योंकि वो आपसे मिलने के लिए अपनी हदों को लांघता हुआ आपके पीछे पीछे भाग रहा था। इसीलिए अपने दोस्त की मौत का कारण आप ही बने। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच में महाकाल एक यमदूत है और उसका काम जीवों के प्राण हरना है।
पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसीलिए ये भी जानता था कि मौत पर ऊपर किसी का वश नहीं चलता। सारे जीवों को एक ना एक दिन तो मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। पर अचानक पंडित के मन में अपनी मौत के बारे में जानने की इच्छा हुआ आई। इसीलिए उसने महाकाल से कहा कि जब मौत मेरे दोस्त की होनी थी तो आप शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं तो सबके साथ चलता हूं और हर पल चलता रहता हूं, पर लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने और उसे देखने या समझने का समय नहीं होता। तो पंडित ने कहा कि क्या आप बता सकते हैं मेरी मौत कब और कैसे होगी। तो महाकाल ने कहा कि हालांकि किसी साधारण जीव को यह जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मौत के बारे में जानकर दुखी ही होता है, पर आप ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने दोस्त की मौत को जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि आप अपनी मौत के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। तो सुनो, आपकी मौत आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात यह होगी कि आप खुशी खुशी फांसी को स्वीकार कर लोगे। ऐसा कहकर महाकाल वहां से चला गया, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने दोस्त का संस्कार करके अपने गांव चला गया। पर दोस्तों, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मौत की बात जानकर चिंतित तो लाजमी होता है, और मौत से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। सो पंडित ने भी किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उसके राज्य के राजा तक थी। सो पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री होते हैं, तो मेरी मौत से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। सो पंडित ये सोचते हुए राजदरबार में जा पहुंचा और राजा को अपनी सारी कहानी बताई। राजा ने अपने मंत्रियों को यह बात बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सारे ने विचार करके कहा कि अगर पंडित की बात सच्ची है तो उसकी मौत भी 6 महीने बाद ही होगी, पर मौत तो तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएगा। अगर वो दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मौत भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी अच्छी लगी, तो उसने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी, और राजा के हुक्म के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। पर पंडित अपनी मर्जी से कहीं भी आता जाता नहीं था, डर के मारे आप ही कहीं भी आता जाता नहीं था। समय बीता और पंडित की मौत का समय नजदीक आ गया, और वो भी दिन आ गया जब पंडित की मौत होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मौत होनी थी, डर के मारे पंडित उस दिन जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से जल्दी रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि मौत टल सके। पर दोस्तों, पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, और इस बीमारी के बारे में वो खुद भी नहीं जानता था। इसीलिए राजा को या किसी वैद्य को इस बीमारी के बारे में बताने का सवाल ही नहीं उठता था। पंडित अपनी मौत को लेकर बहुत चिंतित था, और नींद में चलने की बीमारी तभी आती है जब नींद ठीक तरह से ना आती हो। सो उस रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर घोड़ों के तबेले में जा पहुंचा। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसीलिए किसी पहरेदार ने भी नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। तबेले में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही राज्य की सीमा के बाहर लाग लगते राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वो दूसरे राज्य के राजा के महल में जा पहुंचा, और कुदरती उस राज्य के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सारे पहरेदार रात के आखिरी पहर होने के कारण नींद में थे। वो पंडित सीधा राजा के आराम कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सोए पड़े थे। वहां ही पंडित भी जाके लेट गया। सवेरा हुआ तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हो गया। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर दूसरे राज्य में और राजा के आराम कक्ष में वो कैसे पहुंच गया। पर वहां ये सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद पंडित को दरबार में लाया गया। राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हो गया कि पंडित को फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर पंडित काम गया। फिर भी कुछ हिम्मत करके उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राजमहल में कैसे पहुंच गया। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके आराम कक्ष में कैसे आया, और आपके राज्य के किसी रक्षक ने मुझे रोका क्यों नहीं। पर मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मौत होनी थी और होने भी जा रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा कि आपको कैसे पता कि आज आपकी मौत होनी है, कहना क्या चाहते हो। राजा के इस सवाल के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी बता दी और कहा, महाराज, मेरे में तो क्या, किसी भी साधारण व्यक्ति में इतना साहस नहीं होता कि वो राजा के आराम कक्ष में रानी की मौजूदगी में राजा के पास जाके सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ी सच्चाई दिखाई दी, परंतु उसने फिर सोचा कि ये अपनी मौत से बचने के लिए महाकाल और अपनी मौत की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा कि अगर आपकी ये बात सच्ची है और आज आपकी मौत का दिन है, जैसा कि महाकाल ने आपको कहा था, तो आपकी मौत का कारण मैं नहीं बनूंगा। पर अगर ये बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज आपकी मौत का दिन होगा। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत सिपाहियों के हाथ दूसरे राज्य के राजा को पत्र भेज दिया और पंडित की बात की सच्चाई का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक वापस आए और उन्होंने बताया कि महाराज, पंडित जी जो भी कह रहे हैं वो पूर्ण सत्य है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को रहने के लिए अपने ही महल में संपूर्ण व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीनों से पंडित राजा का मेहमान था। कल राजा आखिरी बार इनके आराम कक्ष में इनसे मिला भी था और इसके बाद ये अपने राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। पर इधर अब राजा के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई,
क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो जाएगा, और अगर राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मौत हो जाएगी। राजा ने अपने सारे मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। सारे मंत्रियों ने दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत से फांसी लगवा दो। इस तरह आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को भी फांसी नहीं लगेगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने वैसा ही हुक्म सुना दिया। पंडित के लिए कच्चे धागे के सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सारे लोग खुश देख रहे थे कि ना तो पंडित मरेगा और न ही राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मौत हो ही नहीं सकती, इसलिए वो भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। पर जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, पर टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़फड़ रहा था। हर सांस के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह शांत हो गया। सारे लोग हैरान थे और पंडित को मरता देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कमजोर से धागे से किसी की मौत भी हो सकती है। पर घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वो हो के ही रहता है। हम चाहे जितनी भी सावधानियां बरतें, जितने भी उपाय कर लें, पर हर घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य को जानने की ताकत नहीं दी, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मौत के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने राजा की कैद में रहकर डर डर के जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जिंदगी जी लेता। सो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।